जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कोई होमवर्क दिया था क्या मैंने? लास्ट क्लास में कोई होमवर्क दिया था क्या? मॉड्यूल का दिया था मैंने आपको, है ना? मॉड्यूल डिस्कस करते हैं एक बार। अपन क्या करते हैं, टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा है ना वो खत्म कर लेते हैं, उसका डिस्कशन खत्म कर लेते हैं। थ्योरी और न्यूमेरिकल्स तो खत्म हो गए, है ना? बीबी वन में किसी को डाउट है तो बोलो। बीबी वन में, बीबी वन में किसी को डाउट, बीबी टू में किसी को डाउट, और बीबी थ्री में किसी को डाउट? बीबी वन, टू, थ्री, वन टू थ्री, फोर। बनाई नहीं बनाई? बन गई, बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज नंबर वन, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। एक्सरसाइज नंबर वन, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। किसी को डाउट है तो बोलो। 11 to 20, 21 to 30, 24। हाँ जी, क्या हो गया? कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है तो एडियाबेटिक नहीं बोल सकते। एडियाबेटिक की कंडीशन क्या होती है? एडियाबेटिक में तो टेम्परेचर वेरिएबल रहता है। ले लो आइसोथर्मल, ले लो फिर। किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए होता है। रिएक्शन गिवन है, ये सबसे कॉमन एरर है, मैंने कितनी बार बता दिया क्लास में। आइसोथर्मल एक बार आप खोलना, आप नोट्स में सब चीजें लिखवा रखी है, सब चीजें। आइडियल गैस के लिए जीरो होता है, ना तो केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, ना फेस ट्रांजिशन के लिए जीरो होता है। क्योंकि फेस ट्रांजिशन में डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एनसीबी डेल्टा टी नहीं लगता है, वहां पर क्या लग जाता है? एमएल लग जाता है, लेटेंट हीट आ जाती है वहां पर। और ये मैंने क्लास में भी बताया था। ऐसे ही क्वेश्चन में मैंने बताया था, जब ये न्यूमेरिकल करा रहा था ऐसे कंबशन वाले, तब भी मैंने बोला था ध्यान रखना इस चीज का। चलो बहुत अच्छी बात है, अब ये सोच पा रहे हो, बहुत जबरदस्त चीज है ये, है ना? 39 तक किसी को डाउट? 42 तक किसी को डाउट? 42 तक किसी को डाउट नहीं है? एक्सरसाइज नंबर 2। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, एक्सरसाइज नंबर 2, 1 to 10 किसी को डाउट? दिया था नहीं दिया था? दिया था मैंने, ऐसे कैसे कह सकते हो? और मैंने करेक्शन भी कराया था क्वेश्चन नंबर 22 में। ध्यान नहीं होता है ना क्लास में। तो होमवर्क मिस हो जाता है। हाँ, अरे यार वो लास्ट पॉइंट भी बताना था शायद, तक एलटी बंद हो गई थी, ठीक है, अच्छा हुआ। एक्सरसाइज नंबर 2 किसी को डाउट? 1 to 10 में किसी को डाउट? 11 to 20 किसी को डाउट? 21 to 31। देखो सुनो एक मिनट, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं दिए थे, जितने भी क्वेश्चन दिए थे, जो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए थे, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं अपन, है ना? मतलब पूरी एक्सरसाइज नंबर 2 की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं करने को, उसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना? तो एक्सरसाइज नंबर 2 में 1 से लेकर 31 तक किसी को भी डाउट है तो बोल दो, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, है ना? नहीं है डाउट? एक्सरसाइज नंबर 3 में किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 3 में भी मैंने कुल मिलाकर 5-6 क्वेश्चन दिए थे आपको, 5 क्वेश्चन दिए थे। उन 5 क्वेश्चन में से किसी को भी डाउट है तो बोलो। कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे मैंने? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट? 10 में डाउट? 13 में डाउट? 18 और 19 में डाउट? अच्छा 26 भी कर लो फटाफट, अभी बैठे बैठे कर लो 26। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ।
1/4 आ जाएगा, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, ठीक है, मतलब आपके टेस्ट तक का तो सिलेबस खत्म हो गया। अब अपन आगे बात करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा दिया था? साइन का कुछ बताना था मुझे, है ना? एक बार देख लेते हैं यार फटाफट। मैंने आपको बोला था डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। एक बार देख लीजिए सब फटाफट। ये मैंने बताया था, ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरी क्या है, सेकंड टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। और अपन यहां पर साइन के बारे में बात कर रहे थे, डेल्टा एच की बात कर रहे थे, डेल्टा एस की बात कर रहे थे और डेल्टा जी की बात कर रहे थे। मैंने आपको सबसे पहला केस क्या बताया था? सबसे पहला केस मैंने बताया था, अगर ये है नेगेटिव, ये भी है नेगेटिव, सॉरी ये है नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमेशा ये नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब डेल्टा जी ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस एट ऑल, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, मतलब यहां पर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? डेल्टा एस नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों टर्म पॉजिटिव, मतलब डेल्टा जी भी निकल कर आएगा पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ये भी अपन ने बात कर ली थी लास्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस मैंने बताया था डेल्टा एच नेगेटिव ले लो, डेल्टा एस भी क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। अब यहां पर कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। ठीक है, अच्छा आप कुछ बता सकते हो मुझे यहां पर? कम, 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 ये स्पॉन्टेनियस का बता रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस का? मतलब मुझे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ये, है ना, कम 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 मतलब स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कब? एट कम टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस कब होगा? एट कम टेम्परेचर पे। एक बार आप सुन लीजिए, ये क्या है, फर्स्ट टर्म हो गई नेगेटिव, फर्स्ट टर्म क्या हो गई, नेगेटिव, और सेकंड टर्म में डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव करके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अब यहां पर क्या है, कंपटीशन है कि कौन सा ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। नेगेटिव ज्यादा मैग्नीट्यूड का हुआ तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव ज्यादा मैग्नीट्यूड का हुआ तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब मुझे पता है ये तो फिक्स है, पर ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये किस बात पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। सपोज करो अपन टेम्परेचर लेकर चलते हैं लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर की बात करूंगा मतलब मैं कह सकता हूं ये जो पॉजिटिव है इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम, नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो रिजल्टेंट क्या नजर आएगा, नेगेटिव नजर आएगा। डेल्टा जी आएगा नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस कब, एट लो टेम्परेचर। ठीक है, अब लो टेम्परेचर पर इसका मैग्नीट्यूड क्या था, कम, है ना, तो डेल्टा जी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर मैं हाई टेम्परेचर करूंगा, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और अगर पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ गया और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कम है, मतलब मैं कह सकता हूं जो प्रोसेस होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा यहां पर, ग्रेटर देन 0। एक और केस बनेगा, ये लास्ट केस रह गया था ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, एक बार देख लेते हैं। मान लो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, और डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एस पॉजिटिव, मतलब मैं कह सकता हूं ये जो सेकंड टर्म हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो फोर्थ कंडीशन क्या हो गई, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। अब डेल्टा एस पॉजिटिव, टी पॉजिटिव, बाहर क्या है, नेगेटिव, तो सेकंड टर्म क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, अच्छा मुझे कुछ बता सकते हो क्या आप लोग? हाँ, ज्यादा, 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 मतलब स्पॉन्टेनियस कब होगा, हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, मतलब मैं कह सकता हूं स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। अभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को चक्कर आ रहे होंगे कैसे बता रहे हैं डायरेक्टली। अब सुनो एक मिनट,
एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर मैं ट्रिक बता दूंगा। डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, पर बाहर क्या है, नेगेटिव, तो इस टर्म को क्या बन गया, नेगेटिव बना दिया। इस टर्म को क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, किस बात पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। अगर मैं लो टेम्परेचर रखता हूं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। अगर मैं लो टेम्परेचर रखता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, लो टेम्परेचर, इसका मैग्नीट्यूड कम, तो आप मुझे बताओ रिजल्टेंट कैसा नजर आएगा, ये कम ये ज्यादा, रिजल्टेंट पॉजिटिव वैल्यू। मतलब लो टेम्परेचर पर डेल्टा जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब मैं कह सकता हूं हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। अब लास्ट क्लास में मैंने जाते जाते एक ट्रिक बताई थी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सुन लीजिए। ये कम है ना, और ये क्या है, ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं कम 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 टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। अपन बात किसकी कर रहे हैं, स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे हैं। अगर मुझे एक कंडीशन याद हो गई तो दूसरी कंडीशन में अपने आप निकाल लूंगा। अगर मुझे स्पॉन्टेनियस की कंडीशन याद हो गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस की तो अपने आप निकाल लूंगा। तो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या हो गई, कम कम कम, तो स्पॉन्टेनियस। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, ज्यादा 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 पे स्पॉन्टेनियस है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, मतलब लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात समझ में आ रही है। मतलब मैं कह सकता हूं कम और ज्यादा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। कम और ज्यादा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। यहां तक अपन ने बात करी थी, ठीक है। लास्ट टॉपिक की बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड के। ये के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अच्छा मुझे डेल्टा जी की रिलेशन बता सकते हो, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। एक चीज मैं बताता हूं, ये एक्सप्रेशन अपन ने यूज करा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब अपन ने नर्स्ट इक्वेशन लिखी थी। और याद करो मैंने डेल्टा जी का फॉर्मूला बताया था, माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई प्लस आर टी। हेलो, हाँ अब इधर देखो। अच्छा ये तो जलेगी नहीं ना, सिर्फ एक ही जलती है। चलो कोई बात नहीं, आपको तो दिख ही रहा होगा, और ऑनलाइन भी बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। मेरा तो एक क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये इक्वेशन अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करी थी, और याद करो डेल्टा जी को अपन ने क्या लिखा था, माइनस एनएफई लिखा था, है ना। माइनस एनएफई प्लस आरटी एल एन के, और याद करो फिर अपन ने माइनस एनएफ से डिवाइड कर दिया था। और याद करो मैंने ट्रिक बताई थी, रटो नहीं फेल हो जाओगे। याद आ रहा है, एल एन में रटो नहीं फेल हो जाओगे। तो वहां से एक्सप्रेशन आ गया था किसका, नर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। अब मेरे से मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं। मुझे एक बात बताओ, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होगा या डेल्टा जी नॉट 0 होगा।
डेल्टा जी जीरो होगा। और याद करो जब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे तो इक्विलिब्रियम पर ई जीरो होता था या ई नॉट जीरो होता था? ई जीरो होता था। ई नॉट तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है ना, जीरो कैसे हो सकता है? सेल में इक्विलिब्रियम कब आता था? जब सेल खराब हो जाता था। सेल खराब हो जाता था मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं मौजूद है, तब ई सेल जीरो होता है इक्विलिब्रियम पर, डेल्टा जी जीरो होता है इक्विलिब्रियम पर। और जब इक्विलिब्रियम आया है मतलब मैं कह सकता हूं ये जो Q है ये क्या है? रिएक्शन कोशेंट। Q क्या है? रिएक्शन कोशेंट। और इक्विलिब्रियम पे Q को मैं क्या K लिख सकता हूं, और ये K क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये तो क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है। मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस, यहां पर बेस ई है, बेस 10 कर सकता हूं मैं इसको, ये कितना हो जाएगा? माइनस 2.303 आर डी लॉट, ये इक्विलिब्रियम। ये वहां पर भी अपन ने देखी थी, ठीक है। और अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस के साथ 2.303 आर टी इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यहां से वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? 10 की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर डी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं। एक और तरीके से क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन, बता दो मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? आरटी लिखूंगा। आरती नहीं, आरटी। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को भी। एक चीज सुनना, इतनी जबरदस्त चीज आ रही है यहां पर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। थर्मोडायनेमिक्स, 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 ठीक है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये कनेक्टिंग ब्रिज की तरह एक्ट कर रही है, किसके बीच में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के बीच में। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये केपी भी हो सकता है, ये केसी भी हो सकता है, और ये केएसपी भी हो सकता है। आई बात समझ में? ये कनेक्टिंग ब्रिज की तरह काम करता है। और रेस में एक क्वेश्चन दे रखा था आपको, जो मैंने मना करा था कि रेस का एक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। ये अपन कहां पर पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में। तो अब आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम में एक रेस का क्वेश्चन रह गया था, वो ये वाला हो जाएगा आपसे। क्लियर है बात सभी को? क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने मैंने लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन दिया था क्या? मेरे को याद ही नहीं आ रहा। एक बार यार, लास्ट क्लास आपकी कल हुई थी और मैंने क्वेश्चन कहां तक कराए थे? हम्म, फ्रीजिंग वाला करा दिया था, डायमंड ग्रेफाइट वाला बता दिया था, है ना? अच्छा, प्रोसेस का हो गया, केमिकल रिएक्शन का हो गया, प्रोसेस का हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन लिखना।
1 mole of an ideal gas is allowed to expand. 1 mole of an ideal gas is allowed to expand. 1 mole of an ideal gas is allowed to expand isothermally and reversibly. Isothermally and reversibly until its volume is tripled. Until its volume is tripled. Full stop. Calculate the following in joule. Calculate the following in joule. First part, enthalpy change until its volume is tripled. Full stop. Calculate the following in joule. First part, enthalpy change in the system. Enthalpy change. Sorry, enthalpy mat likho, entropy change in the system. Entropy change in the system. Second part, entropy change in the surrounding. Third part, entropy change in the universe. बताओ जूल में निकालना है इन जूल. बताइए आंसर क्या होगा. आइसोथर्मल रिवर्सिबल सिस्टम है ये, प्रोसेस कराया गया आइसोथर्मल और रिवर्सिबल. मुझे डेल्टा एस का फॉर्मूला बता सकते हो? हाँ बताओ ना यार. डेल्टा एस क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम ये किसके बराबर हो जाएगा? 2.303 NR लॉग. यहां पर वॉल्यूम दे रखा है, मतलब V1 अपॉन V2 या V2 अपॉन V1? V2 अपॉन V1. डेल्टा सिस्टम आ जाएगा. यहां से निकालो कितना आ रहा है. जूल में निकालना है. जूल में 8.314 इंटू 2.303 19.14 होता है. याद करो मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में बताया था. 9.17. बाकी भी निकालो फटाफट. नाइन पॉइंट टू सही है ना? सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है. वैल्यू पुट करेंगे 2.303 इंटू एन की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू क्या रखेंगे 8.314 लॉग. मैं ऐसे बोल सकता हूं 3v1 अपॉन v1. v1 से v1 कैंसिल आउट हो जाएगा. log 3 कितना होता है? इसको मैं बोल सकता हूं 19 पॉइंट, ये अराउंड 19.15 मान लेता हूं, है ना. 19.14 मानो 15 मानो एक ही बात है ना. इनटू ये कितना हो जाएगा log 3 0.4771. तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.17 जूल पर केल्विन. 9.17 मतलब अप्रोक्स वैल्यू आएगी 9.17 जूल पर केल्विन. ठीक है. ये तो किसकी बात हुई? सिस्टम की बात हुई. सराउंडिंग की कैसे निकालूंगा? मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल जो होता है वो 0 होता है. ये बात समझ में आ रही है? रिवर्सिबल मतलब इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? यहां पर तो आ ही रहा है, और कहां आ सकता है? फेज ट्रांजिशन. लास्ट क्लास में बताया था. तो मैं यहां पर बोल सकता हूं सेकेंड पार्ट, डेल्टा एस टोटल जो होता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. और ये किसके बराबर हो जाता है?
रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 के बराबर, ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग। मतलब मैं बोल सकता हूं डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, -9.17 जूल पर केल्विन। और थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, या मैं कह दूं इक्विलिब्रियम के लिए, या मैं कह दूं फेज ट्रांजिशन के लिए 0 होता है। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, for a reaction at 25 degrees Celsius, delta H and delta S are delta H and delta S are minus 11.7 kilojoule per mole and minus 105 joule per mole per Kelvin respectively. Find delta G and also predict, find delta G and also predict whether the reaction will be spontaneous or not. Find delta G and also predict whether the reaction is spontaneous or not. बताइए। $19.6 बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है या नेगेटिव साइन के साथ? पॉजिटिव के साथ आ रहा है, तो आप मुझे बताओ डेल्टा जी सिस्टम का आप बता रहे हो पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव है। ये बात समझ में आ रही है? हो जाएगा सॉल्व, हो गया होगा ये तो, है ना? फॉर्मूला ही तो लगाना है यहाँ पर। टेम्परेचर यहाँ पर कितना दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, मतलब मैं कह सकता हूँ 298 केल्विन। तो डेल्टा जी का जब आप फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अपन को डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा एच दे रखा है, पर मजेदार बात यह है डेल्टा एच दे रखा है किलो जूल में, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -11.7 इंटू 1000 माइनस टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस कितना दे रखा है -105। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं -105 इंटू 298। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आई, किसने करी इसको सॉल्व, कितना आ रहा था 31290 माइनस 11700। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी +19590। अरे यही आ रहा है, विद पॉजिटिव साइन आ रहा है, और विद पॉजिटिव साइन आ रहा है मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा जी सिस्टम जो आपका आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और यही तो पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलूं?
यूनिट लिख लेना इसकी। अपन ने सारी कैलकुलेशन करी है जूल के लिए, तो ये हो जाएगा जूल पर मोल, जूल पर मोल हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन आपको बोर्ड पर गिवन है। फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन बोर्ड पर गिवन है M2O solid gives 2M solid plus half O2 gas. Delta H is equals to 30 kilojoule per mole. Delta H is equals to 30 kilojoule per mole. And delta S is equal to 0.03 kilojoule per mole per Kelvin. Find up to which temperature, find up to which temperature the reaction is non-spontaneous. The reaction is non-spontaneous. Find up to which temperature the reaction is non-spontaneous. बताइए। आ जाएगा क्या? 1000 केल्विन पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। $999 लेस देन 1000 केल्विन पे स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल सही है। अगर टेम्परेचर 1000 से कम रहेगा ये सिस्टम जो है नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर 1000 से ज्यादा हो जाएगा सिस्टम क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और टेम्परेचर 1000 पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को? सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आपको डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एस गिवन है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में कमेंट करना है, मतलब डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, डेल्टा जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो लिख सकता हूँ ऐसे। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी लेस देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो। सिंपल मैथमेटिक्स करिए, यहाँ तो वैल्यूज पुट कर दो। जब वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पर तो मैं कह सकता हूँ टेम्परेचर लेस देन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच। डेल्टा एच कितना दे रखा है? 30 किलो जूल दे रखा है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइडेड बाय। अच्छा, दोनों ही किलो जूल में है तो एक काम करते हैं, फर्क कुछ पड़ेगा ही नहीं, तो 30 डिवाइडेड बाय 0.03 कर देते हैं। तो जब 30 डिवाइडेड बाय 0.03 करेंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर -2? लिख सकता हूँ ना? 10 टू द पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 2 बन जाएगा, मतलब 3000 डिवाइडेड बाय 3। मतलब मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर लेस देन 1000 केल्विन। रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस बिलो 1000 केल्विन। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। तो एट 1000 केल्विन क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। एंड मोर देन 1000 केल्विन क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर द रिएक्शन, यहां तक किसी को डाउट है क्या? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, बहुत सिंपल से। फॉर द रिएक्शन x plus 2y gives 3z, x plus 2y gives 3z. Entropy of x, y and z are 30, 80, 20 joule per mole per Kelvin respectively, and delta H for the reaction is -13 kilojoule
and delta H for the reaction is minus 13 kilojoule, then find the temperature at which the reaction will be at equilibrium state. The reaction will be at equilibrium state. बाकी भी निकालो, सबका आना चाहिए अभी ये। हाँ, क्या आ रहा है आंसर? 100 केल्विन आ रहा है सभी का? देख लेते हैं एक बार। देखो, मुझे यहां पर क्या निकालना है, वो टेम्परेचर पता करना है जब सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पर आ जाए। सिस्टम क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम पर आ जाए। ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ में आती है, यहां पर एंट्रोपी की भी बात चल रही है, एंथैल्पी की भी बात चल रही है, मतलब यहां पर अपन को डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच तो लगाना है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे आने की बात चल रही है, मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा जी तो क्या हो जाएगा, जीरो एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। और डेल्टा जी जैसे ही जीरो होगा, मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, टी डेल्टा एस के बराबर। और मुझे टेम्परेचर पता लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ये बात समझ में आ रही है? अब टेम्परेचर किसका पता लगाना है, रिएक्शन का पता लगाना है, तो यहां पर डेल्टा एच किसका रखूंगा, रिएक्शन का रखूंगा, और डेल्टा एस भी किसका रखूंगा, रिएक्शन का रखूंगा। और आपको क्वेश्चन में डेल्टा एच रिएक्शन का ही गिवन है, पर ये जो एंट्रोपी गिवन है ये इंडिविजुअल स्पीशीज की गिवन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की गिवन है, आपको रिएक्शन की नहीं गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालते थे अपन? मैंने आपको बताया था एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इन सभी के लिए अगर आपको रिएक्शन की वैल्यूज निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जब मैंने आपको एंट्रोपी पढ़ाया था तो मैंने बताया था रिएक्शन की एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, फेज की एंट्रोपी कैसे निकालेंगे जब फेज ट्रांजिशन होगा, और प्रोसेस की एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डेल्टा एस रिएक्शन मुझे पता करना है, ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। मुझे बताओ प्रोडक्ट में कौन नजर आ रहा है, जेड नजर आ रहा है। ये जो जेड की एंट्रोपी आपको गिवन है, ये एक मोल के लिए गिवन है, देखो यूनिट। तो कितने मोल दे रखे हैं, 3, तो मैं लिख सकता हूं ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 20 माइनस रिएक्टेंट की बात करूं, एक्स कितना है, एक मोल के लिए वैल्यू कितनी है, 30, तो ये हो जाएगा 30 प्लस वाई कितना है, 2 मोल, एक मोल के लिए वैल्यू कितनी है, 80, तो 2 के लिए होगी 2 तो ये कितना हो गया, 160 प्लस 30 190, 190 माइनस 60 130, है ना, विद अ नेगेटिव साइन, है ना। तो मैं कह सकता हूं यहां से डेल्टा एस रिएक्शन का आ जाएगा माइनस 130। यूनिट बता सकते हो, यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन। मोल नहीं लगाएंगे अपन, जूल पर केल्विन बोलेंगे, है ना, मोल नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि यहां पर एक मोल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नहीं मैं कह सकता हूं एक मोल यहां पर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जूल पर केल्विन हो जाएगा। टेम्परेचर निकाल लो, टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच। डेल्टा एच कितना दे रखा है, -13 किलो जूल इंटू 1000 कर दूंगा, डिवाइडेड बाय -130, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। ये बात समझ में आ रही है? मतलब इक्विलिब्रियम कब आएगा, 100 केल्विन पर आएगा। इक्विलिब्रियम कब आएगा,
100 केल्विन पर। यहां पर एक मैंने नोट लिखा है, यहां पर आप मुझे बता सकते हो क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, फिजिकल रिएक्शन? फेज ट्रांजिशन, फिजिकल रिएक्शन हो रही है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, सुनो इधर, डेल्टा एच इसके लिए 0 या नॉट इक्वल टू 0? डेल्टा एच फेज ट्रांजिशन के लिए नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा यू फेज ट्रांजिशन के लिए नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ यहां पर इक्विलिब्रियम आया नहीं आया? अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो आप मुझे बताओ डेल्टा जी 0 होगा या डेल्टा जी नॉट 0 होगा? डेल्टा जी क्या हो जाएगा? 0। और अगर डेल्टा जी 0 हो जाएगा मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा? टी डेल्टा एच के बराबर। और किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आएगा? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस पर। ये बात समझ में आ रही है? एंट्रोपी के बारे में कमेंट करना है। बेसिक मेथड मैंने आपको बताया था, वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, यहां पर कंपेयर ही तो करना है। और अपन कंपेयर कैसे करते हैं? डिग्री ऑफ रैंडमनेस को देखकर। मुझे बता सकते हो मेरे लिए सिस्टम तो अभी ये है, सिस्टम तो मेरे लिए ये है, तो आप मुझे बताओ सिस्टम को देखकर जो रैंडमनेस है वो बढ़ रही है या घट रही है? हाँ, कैसे कह सकते हो? वाटर लिक्विड है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर डिसऑर्डरनेस नहीं बढ़ रही, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ऑर्डर्ड फॉर्म बढ़ रहा है। और अगर ऑर्डर्ड फॉर्म बढ़ रहा है मतलब मैं कह सकता हूं डिसऑर्डरनेस कम हो रहा है। और अगर डिसऑर्डरनेस कम हो रहा है मतलब मैं कह सकता हूं जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा एस क्या हो जाएगा? लेस देन 0। ये बात समझ में आ रही है? मतलब नेगेटिव आएगी। ये बात समझ में आती है? डेल्टा एस सराउंडिंग बता सकते हो? है? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। चलो छोड़ो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे तो डेल्टा एस यूनिवर्स बताओ पहले। 0 क्यों 0? फेज ट्रांजिशन इक्विलिब्रियम पर होता है। फेज ट्रांजिशन कहां पर होता है? इक्विलिब्रियम पर होता है। और अगर इक्विलिब्रियम हर स्टेट पर आ रहा है मतलब मैं कह सकता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है? 0। इसका मतलब यह है कि डेल्टा एस सिस्टम जितना नेगेटिव होगा उतना डेल्टा एस सराउंडिंग पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव तो होगा ही होगा क्योंकि दोनों का समेशन 0 करना है, पर ये जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव ये होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। और यहां पर मैं बोल सकता हूं डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग। इसमें किसको डाउट है तो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। रिवर्सिबल है ना? रिवर्सिबल में तो 0 हो जाएगी। और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सेकंड लॉ लगाया जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स। और आइसोलेटेड सिस्टम की अगर अपन बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम में स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे हैं। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी कब आती है? नेचुरल प्रोसेसेस के लिए, इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, नेचुरल प्रोसेसेस के लिए। जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। पर मुझे एक बात बताओ, ये जो कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन हो गई? रिवर्सिबल कंडीशन। रिवर्सिबल कंडीशन आइडियल कंडीशन, और आइडियल कंडीशन की बात चल रही है मतलब नेचुरल प्रोसेस होगा या नेचुरल नहीं होगा? नहीं होगा, 0। कल क्लास में 4 केस बताए थे मैंने, बताए थे ना? और वहां पर तीसरा केस बताया था मैंने रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल में स्पेशली लिखा भी था इक्विलिब्रियम, और साथ ही साथ मैंने फेस ट्रांजिशन भी बोला था। ये इसलिए मैंने लिखवाया है, ये सारा कंक्लूजन है, इसके बाहर से कहीं भी नहीं पूछेगा। हाँ, क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है,
बोलू? क्वेश्चन लिखिए आप। कैलकुलेट कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर PCl5 gives PCl3 plus Cl2. PCl5, calculate the equilibrium constant for PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas at 400 Kelvin. At 400 Kelvin. If delta H naught and delta S naught for the reaction is 77.2 kilojoule per mole and 122 joule per mole per Kelvin respectively. If delta H naught and delta S naught for the reaction is 77.2 kilojoule per mole and 122 joule per mole per Kelvin respectively. आपको क्या निकालना है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे निकालोगे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? -2.303 RT log के। एक तो वो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट दे रखा है, तो डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट की मदद से क्या निकालोगे? डेल्टा जी नॉट निकालोगे। डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। कर लोगे सॉल्व? घर से करके लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, इसमें आप लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा। at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius, 5 mole of an ideal gas expands. 5 mole of an ideal gas expands isothermally, isothermally from isothermally from 5 liter to 50 liter, 5 liter to 50 liter, full stop. Determine change in entropy, determine change in entropy in calorie per Kelvin. फटाफट। 23.03 बिल्कुल सही आंसर है। बाकी भी निकालो। कितना आ रहा है? 23.03 आ रहा है। एक काम करो, यहां पर आप डेल्टा जी भी कैलकुलेट करो। ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा जी, ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा जी, ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा जी। हो जाएगा क्या?
हाँ, फर्स्ट पार्ट तो हो गया होगा आपसे। डेल्टा एस का फॉर्मूला, डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं? यहां पर क्या दे रखा है आपको? दे रखा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। और जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ना, सर डेल्टा एस दो, डेल्टा एस दो, जीरो होता है, जीरो होता ही है। आप डेल्टा जी के लिए डेल्टा एच चिल्ला रहे हो ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, डेल्टा एच जीरो होता है। टमाटर क्यों जीरो? क्यों? आइडियल गैस है। आई बात समझ में? डेल्टा एच जीरो। पूरा भेजा घुमा के रख दूंगा मैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। कभी रिएक्शन चल रही है, कभी प्रोसेस चल रहा है, कभी सब्सटेंस चल रहा है। अच्छा, डेल्टा एस तो निकाल लिया होगा। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होगा? 2.303 एन आर, एन आर लॉग प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो V2 बाई V1 लिखूंगा या P1 बाई P2 लिखूंगा? तो हो जाएगा 2.303। एन कितना दे रखा है? 5। आर कैलोरी में निकालना है 2 लॉग 50/5। 50/5 कितना होता है? ये 10 हो जाएगा। लॉग 10 कितना हो जाएगा? 1। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये हो गया 10, ये हो गया 23.03। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगा? कैलोरी पर केल्विन। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डेल्टा जी की, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा एस तो क्या होता है? जीरो होता है। क्यों? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा एच भी जीरो होता है और डेल्टा ई भी जीरो होता है। आपको कुछ नहीं करना। माइनस टेम्परेचर कितना है? 300। 300 इंटू 23.03 करा किसी ने सॉल्व? -69.09, 69.09 यूनिट बता दो फटाफट। कैलोरी कैलोरी पर केल्विन आएगा। इसकी यूनिट ही होती है कैलोरी पर केल्विन। जब केल्विन से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलोरी आएगा बस। 6909 कैलोरीज, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को भी डाउट है तो बोलो। आगे बढ़े। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके अकॉर्डिंग थर्ड लॉ तो था ही नहीं, क्योंकि याद करो जब मैंने पहली बार आपसे पूछा था कितने लॉ होते हैं, तो आपने कहा था सिर्फ 3 ही होते हैं, और होते कितने हैं? 4। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको प्यार से क्या बोलेंगे? समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले, प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे हैं। टी हॉट नहीं बोलना है इसको, है ना। एट 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, the entropy of a pure perfect crystalline substance must be equal to 0. At 0 Kelvin, the entropy of a pure perfect crystalline substance must be equal to 0. अच्छा इधर देखो, अब सुनना ध्यान से। कहना क्या चाह रहा है, इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। कह रहा है एट 0 केल्विन। देखो 0 केल्विन का मतलब ही क्या होता है? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर अगर बोल दे तो क्या मतलब है इसका? 0 केल्विन। अब 0 केल्विन पर प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी होती है वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। 0 केल्विन पर प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी होती है वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। अब मुझे एक बात बताओ, प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात चल रही है, ठीक है।
अब यहां पर अगर मैं बात करूं 0 केल्विन पर, अगर टेम्परेचर बहुत कम, अगर टेम्परेचर बहुत कम, मतलब मैं कह सकता हूं टेम्परेचर कम है, इसका मतलब क्या होगा, एंट्रोपी ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। मतलब मैं कह सकता हूं 0 केल्विन के कारण, 0 केल्विन के कारण एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे लिखना, प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, मस्ट बी इक्वल टू 0। हाँ, 0 केल्विन, टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर कम होने के कारण एंट्रोपी क्या है, कम। एंट्रोपी क्या हो रही है, टेम्परेचर कम होने के कारण कम हो रही है। ठीक है, अच्छा आगे अगर देखें, अब ये वर्ड आता है प्योर, वर्ड क्या आ रहा है, प्योर। मुझे एक बात बताओ, एंट्रोपी ज्यादा किसकी होती है, प्योर की होती है, मिक्सचर की होती है, प्योर की होगी या मिक्सचर की होगी, मिक्सचर की एंट्रोपी ज्यादा होगी, प्योर की एंट्रोपी, अरे खुद ही सोचो ना, प्योर सब्सटेंस होगा तो रैंडमनेस तो कम होगी। ये बात समझ में आ रही है, मतलब यहां पर स्टेटमेंट में क्या लिख दिया, प्योर सब्सटेंस लिख दिया, प्योर सॉलिड लिख दिया, मतलब मैं कह सकता हूं एंट्रोपी क्या हो जाएगी, प्योर के कारण और कम हो जाएगी। अच्छा, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख रखा है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस लिख रखा है ना। अब मुझे बताओ, जहां पर जब अपन क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर ये जो सब्सटेंस होगा ये क्या होगा, सॉलिड होगा। याद करो सॉलिड में अपन ने पढ़ा था एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। और याद करो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होता है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। बात समझ में आ रही है, मतलब आप स्टेटमेंट देखो कैसे लिखा गया है, स्टेटमेंट कैसे लिखा गया है कि सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या करनी है, जीरो करनी है। तो सबसे पहले तो क्या कर दिया, टेम्परेचर जीरो कर दिया, फिर उस सब्सटेंस का प्योर फॉर्म लिया है, प्योर फॉर्म लेते ही एंट्रोपी और कम हो गई। परफेक्ट क्रिस्टलाइन लिया गया है, मतलब यहां पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, एक परफेक्ट ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा सब्सटेंस। अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, मतलब मैं कह सकता हूं परफेक्ट क्रिस्टलाइन के कारण एंट्रोपी क्या हो गई, और कम हो गई। मतलब इन सभी रीजनों के कारण क्या हो रहा है, एंट्रोपी कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। और जो 0 केल्विन पर एंट्रोपी आएगी सब्सटेंस की, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं, एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन तो होंगी, एक्सेप्शन का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा, उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पर जीरो नहीं होगी। मतलब मैं कह सकता हूं अगर मैं कोई भी दुनिया का, कोई भी दुनिया का 0 केल्विन पर प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लेता हूं तो उसकी एंट्रोपी तो क्या होगी, जीरो होगी, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये सबसे पहले तो ये बताओ, एक्सेप्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, 0 केल्विन के अटेन कर पाना पॉसिबल है, नहीं अटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी ने अटेन कर लिया, वो वापस यहां पर आके बता ही नहीं पाएगा आपको कि मैं अटेन कर चुका हूं, क्या बता पाएगा। -273 पे अगर वो जिंदा बच गया तो आ जाएगा, और अगर आ गया तो आपको बता देगा, क्या कभी आ पाएगा, अगर गलती से पहुंच भी गया वहां पर तो कभी आ नहीं पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। -273 लड्डू लैब में आज तक किसी ने अटेन ही नहीं करा है, -10 15 20 25 30, इससे ज्यादा तो हुआ ही नहीं अटेन। नेचर में भी बात करते हैं तो क्या है कर रहे हो, है कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर, इतना लो टेम्परेचर अटेन हुआ ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अटेन नहीं कर पाए। आइडियल कंडीशन चल रही है यहाँ पर, आइडियल कंडीशन। हाँ बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। ये पता है 0 केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं चल रही है। अच्छा लोग तो ये, अच्छा ये 0 केल्विन है, ये -273 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है ये। क्या यार, गजब के घोंचू बैठे हैं यहाँ पे, मेरे साथ पढ़ पढ़ के घोंचू हो गए हो आप लोग। अच्छा सुनो इधर, सुनना ध्यान से, इसकी जबरदस्त एप्लीकेशन आ रही है। एप्लीकेशन से पहले मैं यहाँ पर आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ, कहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, CO CO2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, NO N2O के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, आइस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आइस के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
अब आप सोचेंगे सर देखिए 0 केल्विन भी रख रखा है, प्योर सब्सटेंस भी लिया जा रहा है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन भी लिया जा रहा है, तो यहां पर एंट्रोपी 0 हुई, सब जगह 0 हुई, और यहां पर क्यों नहीं हुई? जब इतना ज्यादा कम टेम्परेचर कर लिया, प्योर सब्सटेंस भी ले लिया, क्रिस्टलाइन भी ले लिया, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी ले लिया, अपन ने अरेंजमेंट लिया है, तो यहां पर एंट्रोपी 0 क्यों नहीं हुई? अगर एंट्रोपी 0 नहीं हुई मतलब मैं कह सकता हूं रैंडमनेस होगी, भले ही बहुत कम होगी पर होगी। और रैंडमनेस पता है किसके कारण आ रही है? यहाँ पर सुनना, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, यहाँ पर कोई सा भी ले लो आप, NO ले लो या CO ले लो, है ना, CO ले लेते हैं अपन, ठीक है। जो CO का स्ट्रक्चर होता है ना, वो पता है कैसे होता है? CO 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 CO, ऐसे पूरा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, विदाउट एनी डिफेक्ट, ठीक है, विदाउट एनी डिफेक्ट। पर होता क्या है, एक लंबे समय के बाद, एक लंबे रेंज ऑर्डर के बाद, ये जो CO होता है ना, ये OC में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? CO CO CO, फिर OC आ जाता है। अब आप मुझे बताओ, ऑर्डर रहा क्या फॉर्म? नहीं, डिसऑर्डर्ड हो गया। डिसऑर्डर्ड हो गया मतलब एंट्रोपी परफेक्टली 0 तो नहीं रही, एंट्रोपी परफेक्टली 0 तो नहीं रही, इसलिए ये क्या है? एक्सेप्शन है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, एक पॉइंट बताना, क्या मैं डेल्टा E की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, यहां से एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि मैं एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू तो फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे 0 केल्विन पे पता है इसकी वैल्यू होती है 0। तो जिस भी स्टेट पर ले जाऊंगा, जिस भी टेम्परेचर पर ले जाऊंगा, वहां की वैल्यू पता पड़ जाएगी, क्योंकि चेंज तो मैं निकाल ही सकता हूं। अरे लॉजिकली सोचो ना, मैं चेंज तो निकाल ही सकता हूं ना, चेंज निकाल सकता हूं। और चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल मैंने लिया 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब ये 0, चेंज मुझे पता है, तो फाइनल स्टेट पर जिस भी टेम्परेचर पर मैं सब्सटेंस रखूंगा, उसकी एंट्रोपी तो आ जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछ ले क्या एब्सोल्यूट वैल्यू अपन एंट्रोपी की निकाल सकते हैं क्या? हाँ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से निकाल सकते हैं, डिफिकल्टी होगा और निकाल तो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो एक लाइन यहां पर लिखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट लिख लिया ये? पहले लिख लो फिर पॉइंट लिखवाऊंगा। इसमें लिखना, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू of internal energy and enthalpy of a substance, but it is difficult to calculate the absolute value of entropy, but it is difficult to calculate absolute value of entropy, to calculate absolute value of entropy, full stop. Next line में लिखना, with the help of third law of thermodynamics, with the help of third law of thermodynamics, with the help of third law of thermodynamics, we can determine the absolute value, we can determine the absolute value, we can determine the absolute value of entropy of a substance, we can determine the absolute value of entropy of a substance at temperature T from, बोर्ड पे रिलेशन लिखा हुआ है,
ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से एक्सप्रेशन आया है। एस टी इज इक्वल्स टू सी पी एल एन टी। एस टी क्या है? एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी इज इक्वल्स टू सी पी एल एन टी। क्या? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलो। यहां तक किसी को भी डाउट है तो बोलो। यहां तक आपका जाके खत्म होता है थर्मोडायनेमिक्स, खत्म हो गया। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। नोट्स तो बने हुए ही होंगे आपके पास। थर्मोकेमिस्ट्री। मिटा दो ये सारा। हाँ हाँ। क्या? तो कितना था केल्विन में? -196 डिग्री सेल्सियस ही तो बोला था आपने। हाँ तो, पर वो पॉसिबल नहीं अटेन कर पाना। किसमें करते हैं? ये अटेन कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। अरे साइंस की तरक्की पता नहीं कहां कहां से कहां तक हो रही है अब, है ना। H2 की रॉड पॉसिबल है, जो रॉड पॉसिबल नहीं हुआ करती थी हाइड्रोजन की, याद करो मैंने बताया था। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रॉड पॉसिबल नहीं है, पर H2 की अब रॉड भी पॉसिबल है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रॉड भी पॉसिबल है अब। पर ठीक है यार, अपना जो इंडियन सिस्टम है ना, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है। अपन बहुत पुरानी पुरानी बातें पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पुरानी, है ना। तो जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ लेते हैं, है ना। न्यू एडवांसमेंट होते रहते हैं, है ना। अच्छा, अब इधर देखो, थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले क्लास कितने में खत्म होगी मुझे याद है, 35 पे। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री की बात करूं तो यहां पर आपको दिखाई देंगी थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। क्या नजर आएंगी? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। फटाफट देखते रहना। सबसे पहले अगर मैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की बात करूं, उससे पहले थोड़ी सी और बातें कर लेता हूं। याद करो, मैंने एंडो एक्सो आपको पढ़ा रखा है केमिकल इक्विलिब्रियम में, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और याद करो, मैंने ये भी बोला था केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा रहा हूं, थर्मो में नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। और याद करो, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मैंने एग्जांपल भी याद करा दी है। याद है एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल? बताना जरा। डिस्सो की फुस वेपर बन गई, सबने फोटो खींच ली, है ना। डिस्सो की फुस वेपर बन गई, मतलब डिसोसिएशन, फ्यूजन, वेपराइजेशन। फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस, और सबने फोटो खींच ली मतलब सब्लिमेशन। हो गए 5 एग्जांपल। ये किसके थे? एंडोथर्मिक के। फिर अपन ने बात करी थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल थे, एनआरसी का फॉर्मेशन हुआ था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। होता है ना, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ अपने अपने कागज पन्ने दिखाओ, है ना। उसका फॉर्मेशन हुआ था। एन का मतलब न्यूट्रलाइजेशन, सी का मतलब कंबशन, आर का मतलब रेस्पिरेशन, और फॉर्मेशन रिएक्शन आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर अपन ने एक्सेप्शन भी देखे थे। अच्छा, जैसे ही एनआरसी का फॉर्मेशन हुआ था तो हो गया, हुआ क्या था, जितने भी फॉरेनर्स थे वो कैसे निकल गए? चालाकी से। तो मैंने क्या बताया था आपको? चालाकी से ओनली नकली फॉरेनर्स, नकली फॉरेनर्स एग्जिटेड। और एग्जिटेड का मैंने मतलब बताया था, एक्सेप्शन है किसका? एक्सोथर्मिक का। मतलब ये रिएक्शन सारी क्या हो जाएंगी? एंडो हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है ना। ये अपन ने एग्जाम्पल याद कर रखे हैं। ठीक है,
तो अब मैं यहां पर डायरेक्टली कहां पर आ सकता हूं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन पे आ सकता हूं। ठीक है, अब थर्मोकेमिकल रिएक्शन की बात करूं तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन अपन को कुल मिलाकर 3 इंफॉर्मेशन देती है। कितनी इंफॉर्मेशन देती है? 3 इंफॉर्मेशन देती है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती है? सबसे पहली इंफॉर्मेशन देती है कि बैलेंस्ड रिएक्शन होती है। सबसे पहली कंडीशन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन की कुल मिलाकर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और 3 कंडीशन जैसी ही सेटिस्फाई होंगी तो अपन को 3 इंफॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है, वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सेकेंड इंफॉर्मेशन अपन को किसके बारे में पता पड़ती है? अपन को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बारे में पता चलता है। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। थर्ड इंफॉर्मेशन अपन को क्या मिलती है? अपन को हीट के एक्सचेंज के बारे में पता चलता है। हीट चेंज ड्यूरिंग दी रिएक्शन। अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी केमिकल रिएक्शन में सेटिस्फाई होंगी, उन्हीं रिएक्शन को मैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोल सकता हूं। उन्हीं रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं? थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोल सकता हूं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। मुझे एक बात बताओ, क्या ये पहली वाली थर्मोकेमिकल रिएक्शन है या नहीं है? अरे बोलो ना, है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्या नहीं पता है? फिजिकल स्टेट नहीं पता है। मतलब मैं कह सकता हूं पहली वाली रिएक्शन जो है वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएगी। क्या दूसरी वाली कहलाएगी? बोलो ना जल्दी। हाँ या ना? अरे फिजिकल स्टेट तो है, हीट चेंज के बारे में नहीं दे रखा है, ये भी नहीं कहलाएगी। बहुत ज्यादा समझदार हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आपने और बिन फालतू मेरे से मेहनत करवा रहे हो? डेल्टा एच, हाँ अब बताओ, क्या ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है? क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या फिजिकल स्टेट मेंशन्ड है? क्या हीट के एक्सचेंज के बारे में बोल रहा है? क्या ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन होगी? नो। कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एंडो नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? डेल्टा एस तो दे रखा है पर गलत दे रखा है। एग्जाम्पल आपको याद है, आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूं ये तो क्या हो गई? एंडो हो गई। एक्चुअल में क्या होगा आंसर? CS+O2 गैस। मुझे पता है आप गलती कहां पर करोगे, और वही तो मुझे पकड़वाना है। पकड़म पकड़ाई खेलनी है अपन को। क्या ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी। रहने दो, आप मत जवाब दो, मैं दे दूंगा, है ना? थर्मोकेमिकल रिएक्शन समझ में आ गई? थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती क्या है? ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ बोलो। किस में लिख कर देगा? हाँ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पहले से पता है, पर फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि आपका टैलेंट मुझे बहुत अच्छे से पता है। इन थर्मोकेमिकल रिएक्शन आपने पता नहीं कितनों को पीछे छोड़ दिया। इन थर्मोकेमिकल रिएक्शन, अगर थर्मोकेमिकल रिएक्शन की बात करूं तो डेल्टा एच जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हीट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये डेल्टा एच किसको रिप्रेजेंट करेगा? हीट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये अपन ऐसे कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेगा। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन थर्मोकेमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन या चेंज इन एंथैल्पी को या चेंज ऑफ एंथैल्पी को, चेंज इन एंथैल्पी को अपन डेल्टा एच से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
डिनोटेड बाई डेल्टा एच आर। थर्मोकेमिकल रिएक्शन में चेंज इन एंथैल्पी को, या मैं ऐसे कह दूं हीट ऑफ रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एच से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? इस चैप्टर में जहां भी आप स्टैंडर्ड कंडीशन देख लें, जैसे कि अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करी थी, प्रेशर क्या होता है 1 बार होता है, टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, कंसंट्रेशन कितना होता है 1 मोलर होता है। वैसे यहां पर भी अपन स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे। यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा 1 बार, टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट। ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए ये टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, पर अगर इन जनरल अपन से बोल दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या मान के चलेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पर टेम्परेचर को। पर ये जो टेम्परेचर होता है एक्चुअल, अगर मैं डिफाइन करूं तो टेम्परेचर क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इफ नॉट मेंशन्ड देन T is equals to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन की जब भी अपन बात करेंगे तो सोल्यूशन के लिए बात करेंगे, ये कितना होना चाहिए 1 मोलर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड स्टेट की, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस और naturally occurring state at स्टैंडर्ड कंडीशन। बोलो ना क्या हुआ, क्या डिस्कस करो, बताओ ना। हाँ बताओ ना क्या हुआ, कुछ नहीं। डेल्टा एच आर का मतलब क्या होता है? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में हीट ऑफ रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी को अपन डेल्टा एच से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, अपन डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डेल्टा एच आर क्या बताता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, हाँ ये आर पता है क्या बता रहा है? आर बता रहा है रिएक्शन, रिएक्शन के बारे में बता रहा है। लिख लो इसको, ये आर क्या बता रहा है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये जो आर है, ये आर है रिएक्शन, रिएक्शन को डिनोट कर रहा है। हाँ, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस और नेचुरली अकरिंग स्टेट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब एक चीज समझना है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट पता है क्यों होता है? उसको समझना है एक बार। हर एक सब्सटेंस का, हर अलग अलग सब्सटेंस का जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है ना, वो अलग अलग टेम्परेचर पे आता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सब्सटेंस मोस्ट स्टेबल 25 डिग्री सेल्सियस पे ही मिले। हर सब्सटेंस का मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर मैं कार्बन की बात करूं तो वो सॉलिड स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो स्टेबल होता है। ब्रोमीन लिक्विड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। जिस टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस मोस्ट स्टेबल होगा, उसी टेम्परेचर को अपन स्टैंडर्ड कंडीशन पे मान के चलते हैं। तो यहां पर स्टैंडर्ड स्टेट की मतलब क्या होता है? यहां पर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस और नेचुरली अकरिंग स्टेट एट स्टैंडर्ड कंडीशन, नेचुरली अकरिंग स्टेट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। Br2 लिक्विड, ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है ब्रोमीन की। ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नेचर में अकर करेगा, मतलब नेचुरली अपन को मिलेगा। अगर कार्बन ग्रेफाइट की बात करूं तो वो सॉलिड फॉर्म में नेचर में मोस्ट स्टेबल स्टेट में मिलेगा। अब इन दोनों का टेम्परेचर जरूरी नहीं है सेम हो, इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। इसलिए मैंने बोला टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, पर मेंशन नहीं करा गया है। बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलेंगे।
तो ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सब्सटेंस नेचर में कौन से स्टेबल स्टेट पर मिलेगा, किस टेम्परेचर पे नेचर में स्टेबल स्टेट पे मिलेगा। ब्रोमीन अलग टेम्परेचर पे स्टेबल स्टेट पे मिलेगा, कार्बन अलग टेम्परेचर पे स्टेबल स्टेट पे मिलेगा, जो सल्फर होगा वो अलग टेम्परेचर पे स्टेबल स्टेट पे मिलेगा, तो इधर फास्फोरस जो होगा वो अलग टेम्परेचर पे स्टेबल स्टेट पे मिलेगा। और जिस टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस स्टेबल स्टेट पे मिलेगा वही टेम्परेचर अपन यहां पर लेते हैं, पर अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। और आपके मॉड्यूल में ये क्या दे रखा है? डायरेक्ट दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, पर ये क्या होता है एक्चुअल में? कांस्टेंट होता है। ठीक है। इफ conditions are not specified, then we will consider delta H to be delta H naught। और ये डेल्टा H naught क्या होता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी चेंज at standard condition, at standard condition। सुनना यहां पर, अगर आपको कंडीशन मेंशन नहीं है, कुछ भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रखी है, स्टैंडर्ड स्टेट है या नॉर्मल स्टेट है, कुछ भी नहीं मेंशनड है, तो आप बाय डिफॉल्ट डेल्टा एच को क्या मान के चलोगे? डेल्टा एच नॉट मान के चलोगे। और डेल्टा एच नॉट का मतलब क्या होता है? ये नॉट क्या बताता है? स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में बताता है। ये नॉट क्या बताता है? स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में बताता है। मतलब जो अपन ने एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करा है वो कहां पर करा है? स्टैंडर्ड स्टेट पे करा है। और इसे अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ऐसे भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी। ये बात समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। याद करो, अपन ऐसे भी तो बोलते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो क्या लगा देते थे? ई नॉट लगा देते थे। डेल्टा जी नॉट अपन बोलते हैं ना, डेल्टा जी नॉट, ये डेल्टा जी नॉट का मतलब क्या होता है? गिव्स एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हेडिंग लिखेंगे अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग। हाँ बताऊंगा ना, बिल्कुल बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो आप। नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तब बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास पक्का है ना? फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। पहला फैक्टर रिएक्शन कंडीशन। पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? रिएक्शन कंडीशन। मुझे एक चीज समझ में आती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन अपन कैरी आउट कराते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कराते हैं, साथ ही साथ कांस्टेंट प्रेशर भी होता है या कभी कभार कांस्टेंट वॉल्यूम भी होता है। तो मैं कह सकता हूं जनरली reactions are carried out at constant temperature along with either constant pressure और constant volume। अब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ या तो कांस्टेंट प्रेशर होगा या कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर है, तो अपन कह सकते हैं हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मैं बोल सकता हूं हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा ई। और इन दोनों के बीच में रिलेशन अपन जानते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस, क्या लिखूं? डेल्टा पीवी लिखूं या डेल्टा एनजीआरटी? क्या लिखूंगा? रिएक्शन चल रही है, डेल्टा एनजीआरटी।
बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्वांटिटी ऑफ quantity of reactant, quantity of reactant, इसको मैं डायरेक्टली एग्जांपल से समझा रहा हूं, आपको समझ लेना यहां पर। C प्लस, C मत लो, बार बार C वाला एग्जांपल ले रहे हैं अपन। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस। इसका जो डेल्टा एच आता है, ये डेल्टा एच आता है -242 किलोजूल पर मोल। मैं दूसरी रिएक्शंस के लिए भी डेल्टा एच की वैल्यू रट कर आया हूं, तो मैं बताऊंगा आपको कि दूसरी रिएक्शंस के लिए भी मुझे वैल्यूज पता है। बार बार सी वाली रिएक्शन नहीं लूंगा। मुझे एक बात बताओ, ये डेल्टा एच मैंने लिख रखा है -242 किलोजूल पर मोल, ठीक है? पर मोल लिख रखा है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर एक मोल का क्या हुआ है, एक मोल का कह सकता हूं कंबशन हुआ है, या मैं ऐसे कह सकता हूं एक मोल का फॉर्मेशन हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये चीज आपको थोड़े दिनों बाद समझ में आएगी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगी जब मैंने आपको पढ़ाऊंगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन। पर अभी आप यहां पर देख लो, H2 का कंबशन करा रहे हैं अपन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर H2 कितना है, 1 मोल। यहां पर कंबशन होकर जो फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, वो भी कितना है, 1 मोल। तो इसलिए मैंने यहां पर मोल लिख दिया, ठीक है? अब जो हीट ऑफ रिएक्शन है किस बात पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। मुझे एक बात बताओ, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बोल सकता हूं एंथैल्पी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो आप मुझे बताओ इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? इंटेंसिव होगी, एक्सटेंसिव होगी? अगर एक्सटेंसिव होगी मतलब मैं कह सकता हूं अमाउंट पे डिपेंड करेगी, और अगर अमाउंट पे डिपेंड करेगी, साइज पे डिपेंड करेगी, मतलब मैं कह सकता हूं अगर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं 2H2 गैस, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O गैस, और यहां से डेल्टा एच कितना आ जाएगा, -2 किलो जूल पर मोल। नहीं लिखूंगा यहां पर, याद रखना। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने थर्ड, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। अगर मैं यहां पर यही वाला रिएक्शन का एग्जाम्पल लूं, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। डेल्टा एच मैं यहां पर लिख रहा हूं -242 किलोजूल पर मोल, और यहां पर डेल्टा एच हो जाएगा -285.8 किलोजूल पर मोल। ये जो मैंने डेटा लिखा है, ये सही लिखा है गलत लिखा है? सर बिल्कुल गलत लिखा है आपने। देखो ना, रिएक्शन तो सेम ही है और क्वांटिटी भी सेम ही है, तो सर हीट जो रिलीज हो रही है वो भी तो सेम ही होनी चाहिए। आपने डिफरेंट कैसे लिख दी? देखो ना, देखो ना, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। क्या मुझे एक बात बता सकते हो, लिक्विड का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा क्यों हो रही है? यहां ज्यादा क्यों रिलीज हो रही है? थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये लिक्विड है ना? इस लिक्विड को अगर मुझे गैस में कन्वर्ट करना है, इस लिक्विड को मुझे गैस में कन्वर्ट करना है, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसे सोचो कि अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां चली जाएगी इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो आप देखिए जैसे ही यहां से यहां जाओगे एनर्जी कम हो चुकी है। आई बात समझ में? यहां से यहां जाते ही क्या हो चुकी है, एनर्जी कम हो चुकी है, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी कहां चली गई, इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में चली गई। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसको डाउट है तो बोलो। एलोट्रॉपिक फॉर्म, एलोट्रॉपिक फॉर्म, एलोट्रॉपिक फॉर्म की अगर अपन बात करें,
डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में भी जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे अगर अपन बात करें यहां पर कार्बन ग्रेफाइट, अच्छा कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड लिक्विड या गैस? सॉलिड। और कार्बन डायमंड ये भी सॉलिड होता है। यहां पर जो डेल्टा एच आता है वो आता है -393.5 किलो जूल पर मोल, और यहां पर जो डेल्टा एच आता है वो आता है -399.5 किलो जूल पर मोल। क्या बात है सर, यार वैल्यू रट के आए आप शानदार तरीके से। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट देखो ना क्रॉस चेक कर लेता अपन। कहां करूं? लास्ट क्लास में भी पता है ऐसी वैल्यू बताई थी मैंने, क्रॉस चेक कर लेना, यही वैल्यू है ना। कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड, कार्बन डायमंड सॉलिड, देख लो एक बार चेक कर लो भले, +6 किलो जूल पर मोल। टमाटर सही है, बिल्कुल सही है। 393 भी लिखी थी और 283 भी लिखी थी। इधर देखो, सुनो इधर, कार्बन तो सेम ही है, रिएक्शन भी सेम ही है, पर मैंने कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ले लिए। अब अगर मैंने कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ले लिए, मतलब मैं कह सकता हूं जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो भी डिफरेंट हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, ग्रेफाइट से डायमंड के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे कैलकुलेट करी होगी। ग्रेफाइट तो सेम साइड है, डायमंड को दूसरी साइड लाने के लिए रिएक्शन को रिवर्स करूंगा, रिएक्शन को रिवर्स करूंगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव की वैल्यू क्या है ज्यादा, नेगेटिव की वैल्यू है कम, रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, फटाफट एंडो एक्सो। और मुझे एक बात बता दो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है या प्रोडक्ट? थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। मुझे तो एक और बात बता दो, एंट्रोपी डायमंड की ज्यादा होती है ग्रेफाइट की? हाँ, ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होती है, ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा। अगर एंट्रोपी ग्रेफाइट की ज्यादा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ग्रेफाइट ज्यादा, मतलब मैं कह सकता हूं कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, डेल्टा जी लेस देन 0 होता है। कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट ही तो बोला मैंने, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपने ढंग से नहीं सुना, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट मैंने बोला है क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन 0। इसका मतलब एक चीज समझ में आती है, डेल्टा एच की मदद से मैं स्पॉन्टेनिटी कमेंट नहीं कर सकता, ऑल्दो ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली ऑल्दो ये मोर स्टेबल है, पर मैं इसके बारे में डेल्टा एच की मदद से कमेंट नहीं कर सकता कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा ये नॉन स्पॉन्टेनियस। और याद करो मैंने एक लाइन लिखवाई थी, डेल्टा एच इज नॉट द ओनली रिलायबल फैक्टर टू डिटरमाइन स्पॉन्टेनिटी। ये बात समझ में आ रही है? अगर स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता करना है डेल्टा जी पता होना चाहिए। और याद करो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने इसका डेल्टा जी लिखवाया था, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, लास्ट एक और फैक्टर आ गया टेम्परेचर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिलाना, ठीक है, पक्का।
सर टेस्ट में कहां तक आ रहा है? टेस्ट में आपका सिलेबस कहां तक है? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस से पहले, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट, जहां तक अपन ने क्या पढ़ा है, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है? हाँ वो ग्राफ वाले तक जहां तक अपन ने पढ़ा है ना? थैंक यू।